हेलो, गुड इवनिंग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और 2 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का, और ये आपका यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से एग्जाम ओरिएंटेड रिलेटेड होगा। तो जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या जीडी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे टॉपिक के लिए गए हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में 60 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 61 क्वेश्चन। देर नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर तो आप लोग कर दोगे, मुझे पता है। नहीं करोगे तो एक बार सेशन देख लो, अच्छा लगा तो कर लेना, ठीक है। कमेंट में जरूर अपने फीडबैक को दीजिएगा। अगला सवाल यानी पहला सवाल आज की क्लास का और क्वेश्चन नंबर 61 इस सीरीज का क्या है भाई? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हिंदी में ही लिया है मैंने, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यूपीएसआई और कांस्टेबल वाले हिंदी में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश वाला भी बच्चे अगर ज्यादा इस क्राउड पे मुझे लगे कि इंग्लिश वाला बच्चा ज्यादा होगा, तो मैं बाइलिंगुअल अगली क्लास से कर दूंगा। तो आप मुझे सजेशन जरूर दे दीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया। देखो क्या अनुसूची पूछ रहा, शेड्यूल पूछ रहा है। अब याद रखना टोटल कि कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। हमारे पास कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। अच्छा, एक बड़ा डाउट होता है सर, शेड्यूल याद नहीं होते। देखो 12 शेड्यूल अगर आपको याद करना है ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से, मतलब कॉन्सेप्ट और ट्रिक का मिला जुला, तो मैं आपका एक क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको अनुसूचियां याद करवा दूंगा, ठीक है। शेड्यूल और पार्ट्स दोनों मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। ट्रिक मतलब मैं जो ट्रिक बनाता हूं वो कॉमन सेंस वाला ट्रिक होता है, ऐसा नहीं कि ट्रिक को रटना पड़ेगा आपको, नहीं, ठीक है। देखो 12 शेड्यूल हैं और 12 शेड्यूल में जो फर्स्ट शेड्यूल है, अगर आप पढ़ते हो पहली अनुसूची के बारे में, जब आप पढ़ते हो तो पहली अनुसूची में दिया हुआ है आपका क्या? राज्यों के बारे में, कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो ब्यौरा देता है, राज्यों के बारे में जो जानकारी देता है, वो प्रथम अनुसूची देता है। तो आज का टॉपिक हम शेड्यूल को लेकर के कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल, है ना, पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन की बात करता है, सैलरी की बात करता है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करता है, ओथ की बात करता है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात करता है ना। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनके बारे में बात करता है। तो शेड्यूल का आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जो 12 शेड्यूल है ना, उनको याद रखना बड़ा जरूरी है कि किस शेड्यूल में क्या है, ठीक है। तो वो तो हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं, लेकिन आपको मैं रटाऊंगा तो नहीं, आपको मैं याद ही करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो खैर तो याद रखना ये चारों अनुसूची क्लियर है। अच्छा, चारों याद करवा दूं तो एक कीवर्ड थोड़ा सा ले लो, यूएस और यूएस। और यू से क्या है? यूनियन। पहला अनुसूची किससे रिलेटेड है? यूनियन से रिलेटेड है, मतलब कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड है। दूसरा शेड्यूल है एस, एस मतलब सैलरी, अनुसूची 2, क्या 2? सैलरी 2। तीसरे में ओ लिखा है, तीसरे में ओ, ओ का मतलब ओथ है, शपथ है, ओ ओथ शपथ। और चौथे में आर, आर का मतलब है राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड पकड़ सकते हैं, है ना। कीवर्ड पकड़ना है, बाकी तो कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 आज के क्लास का सेकंड क्वेश्चन है ये। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्या करना है, आपको एक नए राज्य का सृजन करना है, सपोज एक नया स्टेट बनाना है, नया स्टेट बनाना है यानी कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। तो ये आर्टिकल अगर मैं बात करूं आपका, तो आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए किस संविधान मतलब किस अनुसूची में आपको संशोधन करना पड़ेगा? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? पहली अनुसूची में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में ही तो दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो याद रखना, क्योंकि आपका जो है आर्टिकल 3 जो है ये बताता, अगर पूछे आपसे आर्टिकल कि किस आर्टिकल के तहत नए राज्यों का गठन करना है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 3 के तहत। और किस शेड्यूल में परिवर्तन होगा? तो पहला पहला ही शेड्यूल में, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ ना हो भाई। देखो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है, मतलब कि फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हमने ट्रिक देखा था, ट्रिक क्या देखा था? यूएस और यही तो देखा था। पहला शेड्यूल यू से यूनियन मतलब कि संघ है, एस शेड्यूल 2 में एस का मतलब सैलरी है, ओ, ओ का मतलब क्या? ओथ है, आर का मतलब राज्यसभा सीट है। चौथे अनुसूची में क्या है? राज्यसभा सीट है। कहां पे है राज्यसभा सीट? देखो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है याद करने में? रटते ही तो हो आप लोग, है ना, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी अगर आपको देखना है तो देखो, राजनीतिक दल बदल, दल बदल का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये आपका है 10th शेड्यूल में,
10th शेड्यूल में, 10वीं अनुसूची में है ये। पंचायती व्यवस्था ये किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है, तो ये आपका 11th शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में है। और भाषा, भाषा किस शेड्यूल में है, यानी कि लैंग्वेज किस शेड्यूल में है, तो लैंग्वेज आपका 8th शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में। तो ये सब ना आपको याद तो करना पड़ेगा भाई, है ना, अगर आप एग्जाम में एक सीट पक्की करनी है तो याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, याद ना हो तो मुझे जरूर बताना आप लोग, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कोई भी टॉपिक, यार पॉलिटी का कोई भी टॉपिक आपको याद ना हो रहा है, आर्टिकल्स याद ना हो रहे हैं, तो मुझे बताइएगा आप लोग, मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ट्रिक के माध्यम से भी, कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करिए, क्योंकि अब जो टॉपिक अभी शेड्यूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, अनुसूचियों से कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अनुसूची है चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम, है ना। अच्छा देखो, गजब का, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि मैंने लिखा है, पेपर में ऐसे लिख के आया था भाई, देख रहे हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है, हिंदी वाले बच्चे, बाकी इंग्लिश में भी पेपर में रहता है, ठीक है। चतुर्थ मतलब कह रहा है 4th शेड्यूल है ये, षष्टम मतलब ये 6th शेड्यूल लिखा है, अष्टम मतलब 8th शेड्यूल है, नवम मतलब 9th शेड्यूल है, ठीक है। अब किससे रिलेटेड है ये शेड्यूल, देखो चौथी अनुसूची तो आप जानते हो राज्यसभा के सीटों से रिलेटेड है, तो ए का तो हो जाएगा 3। अब ए का 3 देखो कहां पर है, ए का 3 तुम ऑप्शन देखो और एक ही ऑप्शन पकड़ लोगे और आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन पकड़ लिया, आपको आगे बढ़ना नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो यार पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना बैठ के हम पीएचडी करने थोड़ी ना आए हैं, हमें तो सिलेक्शन चाहिए भैया, एक सीट चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे, भैया बस यूपी पुलिस हो जाए, वर्दी मिल जाए, बात खत्म, फिर तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ ना करना, है ना, एक बार मिल जाए। और यूपीएसआई बड़ा ही प्रीमियम वैकेंसी, आप जानते हो 2 स्टार आपके कंधे पे लगा रहेगा, है कि नहीं, ध्यान रखना भाई। तो यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के आप मिलान खुद भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर लो। देखो छठे शेड्यूल में क्या है, तो छठे शेड्यूल में आपका है जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है ना। अष्टम, 8वें मैंने आपको लैंग्वेज बताया, भाषा बताया, तो भाषा है। और 9वां शेड्यूल किसे, भूमि सुधार से रिलेटेड है कि नहीं भाई, है ना। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ अगर समझना चाहोगे तो, ठीक है। देखो 6th शेड्यूल में क्या है, तो 6th शेड्यूल में है आपका क्या, तो ये है जनजातीय या ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, मतलब 4 स्टेट के बारे में बताया गया है, ऐसे 4 राज्य हैं जो कि जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड आते हैं, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, दीज आर 4 स्टेट्स, है कि नहीं। तो ध्यान रखना छठे शेड्यूल में। और आठवां शेड्यूल मैंने बताया लैंग्वेज के बारे में बात करता है, भाषा के बारे में बात करता है, और हमारे 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं बताई गई हैं। हमारे 8वें शेड्यूल में कितने लैंग्वेज जो है वो दिया गया है, तो 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आठवां तो हो गया। नौवां शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू, 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमने यहां से कर लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 65, क्वेश्चन नंबर है 65, यानी आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, यानी कि भूमि सुधार अधिनियम, जिसको बोलते हो लैंड रिफॉर्म एक्ट, क्या बोलते हो, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है ये 9वां शेड्यूल था, ठीक है। ये 9th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया है, याद रखना 9th शेड्यूल में जोड़ा गया है। और इसके लिए संशोधन जो हुआ था वो हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, 1951 में। और इस 9th शेड्यूल में मैं आपको बता दूं टोटल 282 कानून दिए गए हैं। इसमें कितने कानून हैं, 282 कानून है, यानी कि 282 एक्ट हैं इसमें। और याद रखना 9th शेड्यूल जो है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। मतलब कि न्यायालय जो है, अगर कोर्ट को, न्यायालय को ये लगता है कि राज्य अगर कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि जनता के हित में नहीं है, उसको जो है न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है या उस कानून को रद्द कर सकता है, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। इस प्रश्न का उत्तर 9th शेड्यूल हो जाएगा, यानी कि 9वीं अनुसूची हो जाएगा। बताओ क्लियर है प्रश्न, है ना। समझ के चलना भाई, याद करके चलना, तो गड़बड़ नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 66 है। आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। चलो, भारत के संविधान की किस अनुसूची में, मतलब कि किस शेड्यूल में, अनुसूची मतलब शेड्यूल हो गया, तो भारत के संविधान के किस शेड्यूल में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। यानी कि बेसिकली बात करता है कि जो शेड्यूल एरिया हैं, ठीक है, जो शेड्यूल एरिया या जिसको आप लोग ट्राइबल एरिया भी कहते हो, ट्राइबल एरिया
यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र इसको बोलते हैं, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो 5th शेड्यूल में दिया गया है, वो 5th शेड्यूल में दिया गया है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5वां शेड्यूल। क्लियर है? तीसरे में क्या था? तीसरे में क्या था? शपथ। शपथ। 7वें में क्या है? तो 7वें में है आपका लिस्ट। लिस्ट जिसको आप बोलते हो सूची। 3 प्रकार की सूचियां हैं, आप जानते हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 9वीं अनुसूची में अभी हमने देखा क्या है? भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म है, जो कि हमने देखा है अभी, है कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सवाल आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्या है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है? दल बदल भाई, दल बदल मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं भाई। ये क्या है? तो दल बदल कानून में आपको बता दूं कि ये आपका 10th शेड्यूल में है। किस शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में है। कैसे याद रखोगे? 10 से 10, 10 से दल। कैसे याद रखोगे? 10 से 10, 10 से दल याद रखोगे। और इसको कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था इसके लिए। कब? 1985 में। ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके तहत जो है वो 10वें शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जो हुआ था आपका, ये राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 10वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहली बात समझो, 11वीं अनुसूची में क्या है? 11th शेड्यूल में क्या है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज सिस्टम। किससे रिलेटेड है भाई? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, याद कर लो। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था आपका, 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, 1992 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा 11th शेड्यूल में पंचायती राज को जोड़ा गया था, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना। और ये किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछे, पार्ट पूछे, तो पार्ट 9 में आप लोग पढ़ते हो। अगर आर्टिकल पूछे आपसे कि किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो 243 में पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा था भाई? हाँ, कितने विषय हैं? तो याद रखना, 11वीं अनुसूची में कुल जो विषय दिए गए हैं वो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि 29 विषयों पर कानून बनता है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, 29 सब्जेक्ट है जो आपको आपको याद रखना है ना। इसके जो अगला एक संशोधन आप पढ़ते हो, या मैं बोलूं कि अगला जो शेड्यूल पढ़ते हो, 12वां शेड्यूल, वो आपका है नगर पालिका से रिलेटेड, म्युनिसिपालिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, जिसमें 18 विषय दिए गए हैं, 18 विषय पर कानून बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर के। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची है। मैंने अभी बात करी आपसे, देखो 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो 6ठी अनुसूची जो रिलेटेड है आपका, वो आपका जो शेड्यूल एरिया है और ट्राइबल एरिया है, उनके कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो इनके अंडर में आते हैं। तो ऐसे 6 शेड्यूल में 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। याद रखना, 6ठे शेड्यूल में 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। एक है आपका असम, असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय, और आपका है मिजोरम, मिजोरम। ये 4 राज्यों के बारे में बताया गया है 6ठे शेड्यूल में, जिनके प्रशासन, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बात करी गई है। 5वें शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, परिभाषित किया गया कि शेड्यूल एरिया होते क्या है, और 6ठे शेड्यूल में 4 राज्यों के बारे में बताया गया। तो सवाल यही पूछा है कि कहाँ पे लागू होते हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन देखेंगे तो केवल यहाँ पे त्रिपुरा आ जाएगा, ए ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे त्रिपुरा आपको मिल जाएगा, तो आप इजिली इसको टैकल कर सकते हो। बाकी 4 राज्यों के नाम याद रखना, कोई भी सवाल आ सकता है पेपर में। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर है 70 आपके सामने स्क्रीन पर। क्या है भाई? भारत के संविधान की प्रस्तावना में, बड़ा प्यारा सवाल। ठीक है, अब सवाल प्रियम्बल को लेकर के आएगा। शेड्यूल से रिलेटेड सवाल जो थे वो आपके बन चुके हैं। अब प्रस्तावना को लेकर के, अब प्रस्तावना आपने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, देखते हैं, आइए। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, सॉरी,
प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, ठीक है, कह रहा है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार की भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, समझना। तो अब जो प्रियम्बल है आप लोग पढ़ते हो, यहीं पे थोड़ा बहुत समझा भी दे रहा हूं। जो प्रियम्बल आप पढ़ते हो, प्रस्तावना पढ़ते हो, इसके बारे में मैंने पिछली क्लासों में भी डिस्कस किया है, ठीक है, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। तो देखो, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये वही प्रस्तावना है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसको मान्यता मिली थी संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, जो है इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी, मान्यता मिली थी। क्लियर है? अब एक बात समझना कि सिंपल सी बात है कि जब प्रस्तावना पढ़ते हो और प्रस्तावना का जो शुरुआती शब्द होता है वो होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। तो प्रस्तावना के बारे में बताऊं तो इसमें जस्टिस की बात करी गई है, यानी कि न्याय की बात करी गई है। जस्टिस मतलब न्याय की बात करी गई है भाई, ठीक है। इसके अलावा बात करी गई है फ्रीडम के बारे में, है ना, फ्रीडम इसमें दिया गया है आपका, ठीक है। फ्रीडम मतलब कि लिबर्टी, या मैं बोलूं स्वतंत्रता भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको प्रियम्बल के अंदर ही देखने को मिलता है क्या, स्वतंत्रता के बाद समानता की बात करी गई है, मतलब कि इक्वालिटी की बात करी गई है, इक्वालिटी की बात करी गई है। और आपका चौथा बात करा गया है फ्रेटर्निटी की, फ्रेटर्निटी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बंधुता, बंधुता या भाईचारा, या फिर जो लिखा है यहाँ पे भातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है। ये हमारे प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है। प्रियम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम, ये फ्रीडम 5 प्रकार की बताई गई है, ठीक है। 5 प्रकार की फ्रीडम बताई गई है। अगर आप इसको प्रियम्बल में देखोगे तो आपको समझ में आता है 5 प्रकार की फ्रीडम कौन सी है। तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। दीज आर 5 लिबर्टी, 5 स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है, प्रियम्बल में देख सकते हो भाई, ठीक है। समानता, तो ये समानता 2 तरह की समानता बताई गई है, एक स्टेटस की इक्वलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है, मतलब कि अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर और प्रतिष्ठा, तो कितने? 2 हैं। और फेटर्निटी कितना है? तो फेटर्निटी एक ही प्रकार की बताई गई है, मतलब कि फ्रेटर्निटी कौन सी है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता एवं अखंडता की बात करी गई है। तो 3 5 2 1 के सीक्वेंस में याद रखना है, 3 5 2 1 यहां पर ए ऑप्शन में इस तरीके से आपको करना था क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल, ये मतलब मैं ये बोलूंगा कि आज के सेशन का सबसे बेहतरीन सवाल यही था, ठीक है। बस चाय पी रहे हैं आप लोग, भी चाय का लुत्फ उठाइए, ठीक है। आप सभी लोग जो है चाय पर आमंत्रित हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल आइए और हमारे साथ चाय पीजिए, ठीक है। चलो ध्यान रखना, क्लियर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 71 है। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। सिंपल सी बात है, समझना। प्रियम्बल इतना महत्वपूर्ण चीज है, यानी प्रियम्बल को कहा जाता है कि ये संविधान का दर्शन है, प्रियम्बल को कहा जाता है कि संविधान की कुंजी है, प्रियम्बल को कहा जाता है कि ये संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल को कहा जाता है कि भाई ये संविधान का परिचय पत्र है, प्रियम्बल को कहा जाता है कि ये संविधान का दर्पण है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे हो? बहुत सारी प्रियम्बल, इतनी मतलब कहा जाता है कि अगर आपको संविधान पढ़ना है तो संविधान पढ़ने से पहले आप प्रियम्बल के बारे में पढ़ लीजिए, संविधान के बारे में जानना है तो प्रियम्बल को जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए वही चीज है, अब समझ गया, मेरा मेरा पॉइंट समझ गया, तो इसका उत्तर कर लो। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में, ठीक है। उद्देशिका में, उद्देशिका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसी को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी लिखते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम लोग प्रियम्बल भी बोलते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो ये उद्देशिका है, आपको याद रखना है। इसी में जो है हमारे संविधान के निर्माताओं का क्या दिखता है? झलक दिखता है। इन्होंने प्रियम्बल को कितने बेहतरीन तरीके से बनाया है, किसमें आपको न्याय के बारे में बताया गया, आपको लिबर्टी के बारे में बताया गया, आपको इक्वालिटी के बारे में बताया गया, है ना। सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। यानी कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय क्या सिचुएशन था और क्या क्या चीजें था, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डील करते हैं।
लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो एक बात समझो, आप सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। और प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। याद है सबको कि प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से? एक शब्द जोड़ा गया था सोशलिस्ट, समाजवाद, एक शब्द जोड़ा गया था सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे कि नहीं प्रस्तावना में? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे या नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो हिंदी में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। हिंदी वाले बच्चे सुन लिए। चलो अब कह रहा है कि कौन सा स्टार्टिंग में जो लागू किया गया था 26 जनवरी 50 को, जो इसी सीक्वेंस में था। तो लोकतंत्रात्मक, अब देखो पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट करो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको इंग्लिश में सोवेरिन बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष, देखो सेकुलर वर्ड आ गया, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर वर्ड, और ये तो जोड़ा गया 1976 में, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो है वो स्टार्टिंग में नहीं था, जब संविधान लागू हुआ तो ये नहीं था, ये इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि इस दिन में क्या होगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये तो था बिल्कुल, जिसको सोवेरिन बोलते हैं, कि ये क्या होता है कि इंडिया इज अ सोवेरिन कंट्री बोलते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है, मतलब कि भारत अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब लोकतंत्रात्मक मतलब कि डेमोक्रेटिक, कि भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, मतलब कि जो है सुप्रीम पावर जनता के पास में है। लोकतंत्र में सुप्रीम पावर किसके पास? जनता के पास में, ये भी सही है। गणराज्य है, रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होता है। तो ये बिल्कुल ये सही स्पेसिफाई कर रहा है, तो यही ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि डी ऑप्शन में देखो ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष था। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो चलो है सोवेरेनिटी। समाजवादी देखो सोशलिस्ट, ये नहीं था, सोशलिस्ट ये नहीं था, क्योंकि इसको जोड़ा गया है बाद में, है ना, तो ये नहीं था। धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था, है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। समझ गए? और ए ऑप्शन में केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा है, केवल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है ना, तो वो चीज यहां पर भी आ गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य गणतंत्र। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। समझ गए इस क्वेश्चन का मतलब? अच्छा क्वेश्चन था भाई लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? बताओ भाई, अब ये सवाल गलत करेगा कोई, है ना, बताओ। ये गलत करोगे सब, 1976 में लाया गया था, हाँ या ना? समझ गए? चलो देखो ना, क्या ना कि क्लास लेते लेते बोलते बोलते ना, मतलब एक तो स्वेटर पहने हैं, ऊपर से गर्मी भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट वाइट इतनी है, तो इस वजह से ना प्यास बहुत लगती है, तो अभी इससे चाय का रहता है कि भाई की हेडेक कम रहता है थोड़ा, है ना, लगातार क्लासेस हो रही हैं। चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो आपको पता है कि उद्देशिका मतलब प्रियम्बल ही है, और एक ही बार संशोधन हुआ है आज तक, वो था 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें ज्यादा दिक्कत तो है नहीं किसी को। बताओ भाई, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? एक ही बार संशोधन हुआ है, कब? 1976 में। ठीक है, एक ही बार संशोधन हुआ है, तो बहुत आराम से देखो, बहुत धीरे भी नहीं चल रहे हैं हम लोग, बहुत तेज भी नहीं चल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, जहां पे बताना है वहां पे बताता चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये 42वां हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ? 1976। इतनी बार मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, इतना रिपीट कर दूंगा कि जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको लगेगा यार सारे क्वेश्चन तो करे हुए हैं। ठीक है, मतलब बोर कर दूंगा दिखा दिखा के क्वेश्चन आपको। ठीक है, वो मेरा उद्देश्य भी है कि एक ही कई बार आपके नजरों के सामने से क्वेश्चन गुजरे, समझ रहे हो, और अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में एक्सपेक्टेड है वही। 76, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? 1975 तक की बात कर रहा है। ठीक है, देखो बंधुत्व ये तो था पहले से, ये तो पहले से था। संप्रभु ये भी पहले से था। बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी, संप्रभु मतलब सोवेरेनिटी। समानता, समानता मतलब कि इक्वेलिटी, ये भी पहले से था। क्या नहीं था? अखंडता नहीं था।
ये नहीं था। अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, और आप सभी जानते हैं ये शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। हाँ कि ना भाई, तीन शब्द जो जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसको तो जोड़ा गया है ना बाद में 76 में, और यहाँ पे क्या लिखा है 75 तक। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। वही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, मैं तो जानबूझ के क्वेश्चन आपको बार बार बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। तो पंथ निरपेक्ष जिसको सेकुलर बोलते हैं, वो 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। तो बार बार नजरों के सामने क्वेश्चन लाना है भाई, ठीक है, यही एक अच्छा तरीका होता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो सिंपल सी बात कह रहा है, प्रस्तावना आप लोग जानते हो, प्रियम्बल जानते हो, और प्रियम्बल जो है स्टार्ट कहां से होता है, हम भारत के लोग। प्रियम्बल की शुरुआत जो है वो कहां से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यही तो है भाई, यही तो है, हम भारत के लोग, यही तो है, इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है संविधान की प्रस्तावना, यही कह रहा है, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अब देखो कितना प्यारा सवाल पूछा है कि कौन सा वर्ड हमारे प्रियम्बल में है ही नहीं। अब इसका उत्तर ढूंढो भैया, ठीक है, और ढूंढते हैं। देखो संप्रभुता तो है, पढ़ लिया हमने। लोकतंत्रात्मक भी है, मतलब इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी ये तो है ही। पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर है, बिल्कुल है। संघीय, संघीय मतलब इंग्लिश में फेडरल, क्या फेडरल है हमारे प्रियम्बल में, नहीं है। आप प्रस्तावना पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें आपको फेडरल शब्द कहीं नहीं मिलेगा, तो याद रखना संघीय शब्द का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में कहीं नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का ठीक उत्तर होगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे आ चुके हैं हम लोग। 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। वही सवाल है, घुमा फिरा के पूछेगा, कभी उद्देशिका लिख देगा, कभी प्रस्तावना लिख देगा, मतलब एक ही है, मतलब एक ही है भाई। देखो समाजवाद बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल है, प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल है, क्या नहीं है, लोक कल्याण की बात नहीं करी गई है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पब्लिक अफेयर भी कह सकते हो, है ना, पब्लिक अफेयर्स या लोक कल्याण, इसके बारे में हमारे प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना कि हमारे प्रियम्बल में 5 टाइप्स की फ्रीडम है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? एक तो है विचार की स्वतंत्रता, एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, विचार मतलब थॉट, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक है विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास मतलब की फेथ। एक है धर्म की स्वतंत्रता, एक है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बल में दी गई है भाई, इसके अलावा कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब जो ऑप्शन में है इसके अलावा वही होगा सही उत्तर। कौन सा वर्ड नहीं है? विचार की है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, ये भी है। विश्वास की स्वतंत्रता भी है, फेथ, ये भी है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है भाई, ये नहीं है। आर्थिक क्या है? आर्थिक न्याय की बात करी गई है ना, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है, ना कि इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करी गई है। समझ गए आप लोग मेरी बात, है ना, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ध्यान रखना भाई, एक एक सवाल को पकड़ के लाया हूं पूरा टॉपिक में बना करके, ताकि कोई सवाल गलत ना हो भाई, ठीक है। तो कौन सी प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, ठीक है। तो देखो सामाजिक न्याय, मैंने आपको जस्टिस के बारे में बताया, न्याय 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस मतलब कि सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि राजनीतिक न्याय, और इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब कि आर्थिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रियम्बल में है। तो देख लो, सामाजिक न्याय बिल्कुल है, आर्थिक न्याय बिल्कुल है, राजनीतिक न्याय बिल्कुल है, धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक न्याय हमारे प्रियम्बल में नहीं है। तो ऐसे सवालों पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या भाई, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो पार्ट्स को लेकर के है। कौन कौन से टॉपिक मैंने करा दिए हैं, एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करा दूं तो संविधान सभा हो चुका है, संविधान सभा के बाद संविधान के स्रोत पढ़ चुके हैं, संविधान की बैठक, संविधान की समितियां पढ़ चुके हैं, इसके अलावा जो है आपका संविधान की अनुसूचियों को लेकर के सवाल हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका प्रस्तावना प्रियम्बल, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो 5 छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब संविधान के भाग को लेकर के मैं यहाँ पे देखते हैं, भाग को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन है। तो संविधान की कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो भाग
3 कहलाता है संविधान की, सॉरी संविधान की आत्मा कहला रहा ना, और कौन सा भाग कह रहा है? तो भाई आपको सबको पता है कि प्रियम्बल के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो प्रस्तावना को कहा जाता है क्या? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रियम्बल को, है कि नहीं? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रियम्बल को, और यहाँ पे उद्देशिका ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उद्देशिका, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इंग्लिश में लिखा रहता है या प्रियम्बल भी लिखा रहता है, सब सही है। ठीक है, प्रस्तावना को कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ठीक है, अच्छा कई लोग को ये लगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, इसको जो है मैं बता दूं कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा कहते हैं अंबेडकर जी के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है ना। लेकिन सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रियम्बल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। 83 84 है, निम्नलिखित में से किसने, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? देखो प्रियम्बल के बारे में, अभी प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, किस व्यक्ति ने हमारे प्रियम्बल को कहा कि प्रियम्बल जो है एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, यानी एक राजनीतिक जन्म कुंडली है? ये कथन के एम मुंशी साहब का है। किसका है? के एम मुंशी साहब ने कहा है प्रियम्बल को राजनीतिक जन्म कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इसको कह सकते हो। तो कहां पे है? के एम मुंशी साहब ने कहा था। ठीक है, ये वही के एम मुंशी साहब है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, इसके अलावा ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना के एम मुंशी साहब के बारे में। अभी मैं सेशन के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ करके जाऊंगा, और उस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखते हैं उस प्रश्न का उत्तर कौन बच्चा या कौन बच्ची देता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर दीजिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछ करके जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस वाद में, वाद मतलब होता है केस, तो निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यानी देखो जो उद्देशिका है ना, जो प्रियम्बल है, इसको पहले संविधान का भाग नहीं माना जाता था। ठीक है, यानी कि संविधान का पहले इसको पार्ट नहीं कहते थे। लेकिन एक केस आया, एक वाद आया, जो था आपका केशवानंद भारती मामला, केरल का एक मामला था केशवानंद भारती मामला, जो 1973 में आया था। और इस मामला के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मुख्य भाग है, यानी प्रियम्बल इज अ मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस वाद में, किस केस में? केशवानंद भारती केस में, जो 1973 में हुआ था, केरल का एक मामला था ये। और याद रखना कि सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच जो है इस केस के लिए बैठी थी, 13 जजों की बेंच, जो कि सबसे मैक्सिमम जो है अब तक का हमारे देश में जितने भी संवैधानिक पीठ बैठे हैं, है ना, बेंचेस जो बैठते हैं केसेस को लेकर के, सबसे ज्यादा जजों की जो बेंच है वो इसी केस पर बैठी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो कि अब तक की सर्वाधिक है। याद रखना, केशवानंद भारती केस 1973 का मामला था, केरल का मामला था ये। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि भाई जो प्रियम्बल है ये आपका संविधान का मुख्य हिस्सा है, मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये इसी वाद से क्लियर हुआ था, पहले ऐसा नहीं था कि प्रस्तावना में संशोधन हो जाए या मेन पार्ट है, लेकिन इस केस के बाद हुआ था। तो केशवानंद भारती केस हो जाएगा। अब जब केशवानंद भारती ऑप्शन में नहीं है, अब देखो केशवानंद भारती ऑप्शन में नहीं है, तो एक दूसरा मामला आया था 1995 में, 95 में, एसआर बोम्मई केस, है ना। दोनों बातें याद रखना, एक तो केशवानंद भारती सबसे पहला मामला यही था, लेकिन देखो एग्जामिनर ने ऑप्शन नहीं दिया, है ना, देखो मैंने देखा भी नहीं, मैं आपको डिटेलिंग करा। ठीक है, तो अगर केशवानंद भारती ऑप्शन में है तो आप उसको टिक करेंगे, अगर वो नहीं है, क्योंकि देखो केशवानंद भारती जो मामला है वो 1973 में था। ठीक है, अब उसके बाद 1995 में एक मामला आया था एसआर बोम्मई केस, एसआर बोम्मई केस, जो कि बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हो आप लोग, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एसआर बोम्मई केस, है ना, या बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। इस केस में भी ये धारणा सामने आई थी, इस केस में भी ये एजम्पशन सामने आए थे कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का मुख्य हिस्सा है। लेकिन इसके पहले भी ये पहले से प्रस्तुत किया जा चुका था केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, आप लोग दोनों वाद को याद रखना, केशवानंद भारती भी याद रखना और एसआर बोम्मई भी याद रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये तो। चलो, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम, ये देखो, सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये देखो भैया, क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा ना कि पहले इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था, तो किस वाद में इसको सबसे पहले घोषित किया गया कि जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो एक केस याद रखना है, बेरूबाडी केस हुआ था, एक केस हुआ था बेरूबाडी केस, ये हुआ था 1960 में,
1960 में ये मामला आया था, और 1960 में जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि भैया ये संविधान का प्रियम्बल जो है वो संविधान का मुख्य भाग नहीं है, मेन पार्ट नहीं है ना उस समय। लेकिन केशवानंद भारती मामले में जो ये 1973 में आया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रियम्बल इज अ मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, बस प्रस्तावना में जो है मेन स्ट्रक्चर या जो मेन जो इसके मूल ढांचा है उसको आप छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। पवित्र दस्तावेज का मतलब है पायोस पेपर, इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? पायोस पेपर लिखते हैं। तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये अंबेडकर साहब ने कहा भाई। देखो अंबेडकर साहब ने बनाया था, है ना, संविधान को। बेसिकली संविधान के निर्माता इन्हीं को कहा जाता है, हाँ या ना? संविधान का निर्माता इन्हीं को तो कहा जाता है, मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं को कहते हैं। तो बेसिकली याद रखना आपको कि इन्होंने कहा था, संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 88 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्या, कि निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ठीक है, मैंने वही बोला कि यहां पे जैसे केशवानंद भारती आपको देखना है, तुरंत इसी पे कूद जाना है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। 2 ही केस याद रखना है, 3 केस के बारे में बस जानकारी रखना। एक तो पहली बार किसने नहीं माना प्रस्तावना को, तो बेरूबाडी केस 1960 में, और पहली बार प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना केशवानंद भारती मामले में, और एक मामला जो मैंने अभी बताया था एसआर बोम्मई मामला, जो कि 1995 के आसपास हुआ था। ठीक है, ये 3 मामले अगर आपको याद रहेंगे ना, तो सवाल कितना भी घुमाएगा आप एग्जामिनर को घुमाओगे। ठीक है, चलो 89, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो वो तो आपको बता ही दिया मैंने, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। 3 होगा, क्लियर है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन पे आ चुके हैं आज के सेशन का, 30 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, 30 क्वेश्चन आज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लगभग। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय की किसमें उपबंध किया गया? देखो आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय मतलब कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है। मैंने बोला ना 3 प्रकार के जस्टिस हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। तो कहां पर है ये? प्रियम्बल में इसकी अवधारणा मिलती है। प्रियम्बल में आप लोग देखते हो आर्थिक न्याय के बारे में, तो देखो लिखा उद्देशिका और मूल अधिकार। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन देखो क्या कह रहा है, उद्देशिका और मूल अधिकार में है, उद्देशिका और डीपीएसपी में है, मूल अधिकार या डीपीएसपी में है, या उपयुक्त में से किसी में नहीं है। समझिएगा, देखो उद्देशिका में तो है, ये बात आप जानते हो, आर्थिक न्याय के बारे में उद्देशिका में तो दिया है। क्या मूल अधिकार में बताया गया है कहीं? क्या फंडामेंटल राइट में भी कहीं पे बताया गया है कि इकोनॉमिक जस्टिस है? और क्या डीपीएसपी में कहीं बात करी गई है आर्थिक न्याय के बारे में? बताइए मुझे। बिल्कुल करी गई है, डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय की अवधारणा मिलती है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग बेसिकली, ठीक है, उद्देशिका और डीपीएसपी दोनों में इसकी अवधारणा आपको देखने को मिलती है, क्या नाम है, आर्थिक न्याय की। अच्छा क्वेश्चन था। तो हम लोग 90 क्वेश्चन तक हम लोगों ने जो है कर लिया है पूरा। ठीक है, और चलो एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, है ना, क्या जा रहा है कि नहीं? एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। संविधान में दिया गया आमुख, अब ये आमुख क्या है भाई, है ना, इसी आमुख को ही हम लोग प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं। अब देखो प्रियम्बल के बहुत सारे नाम है दोस्त, ठीक है, आमुख को आप लोग प्रियम्बल समझ लेना। जहां भी आमुख लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो समझ लेना प्रियम्बल को ही कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि न्यायालय में लागू नहीं होता है। सही बात है, प्रियम्बल ऐसी चीज है जो न्यायालय में लागू नहीं होगा भाई, है ना, जस्ट वो नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है कोई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही होता है, सही लिखा है ये। दूसरा, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। बिल्कुल, प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है एक महत्वपूर्ण है और उसका उपयोगिता तो है भाई, हम लोग रेफरेंस लेते हैं तो बिल्कुल सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। बिल्कुल, कैसे गवर्नेंस करना है, रूल कैसे करना है, वो प्रियम्बल से हमें झलक मिलता है। जैसे कि 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार के फ्रीडम है, तो ये सब सारे झलक मिलते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। बिल्कुल, संविधान का जो कानूनी अर्थ है, यानी कि जो लीगल मीनिंग है, उसमें जो है हेल्प करता है ये। तो चारों स्टेटमेंट सही है, चारों स्टेटमेंट सही है, तो सभी चारों हो जाएगा भाई। तो प्रस्तावना के बारे में चारों कथन याद कर लेना, ये 4 कथन 4 प्रश्न के बराबर है। प्रस्तावना के बारे में जो आप लोग को नहीं पता है, तो याद रखना प्रस्तावना महत्वपूर्ण है और उपयोगिता भी है उसकी। ठीक है, और प्रस्तावना के अंदर ही आपको उसका उद्देश्य दिखता है, शासन करने का उद्देश्य दिखता है, और कानूनी अर्थ का निर्णय भी दिखता है। तो सब याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड होगा। पेपर में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएगा ना, तो गलत नहीं करेगा। तो मैं जो टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। एक एक आप देख रहे हो, संविधान सभा से स्टार्ट करा है मैंने, अब पूरा का एकदम सीक्वेंस में चल रहा है प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है भाई? राजनीतिक सत्ता,
पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपको बताया है, तो सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है कि संविधान है कि संसद है कि राष्ट्रपति है ना। देखो, संविधान तो सबसे सर्वोच्च है राजनीतिक स्रोत में, लेकिन आपको पता है कि जनता सुप्रीम पावर होती है कब, लोकतांत्रिक देश है अपना। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है, जहां पे सुप्रीम पावर जनता के पास होती है, सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है, तो जनता होगा यहाँ पर ऑप्शन में, है ना। जब जनता ऑप्शन में नहीं होता तब हम संविधान को टिक कर देते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च पावर, सुप्रीम पावर किसके पास, जनता के पास है भैया, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93 पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बताना है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, या इसको बोल सकते हो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका में है। अमेरिका में क्या होता है आप जानते हो कि अमेरिका में अध्यक्ष शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। हमारे देश में क्या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, नहीं है, तो ये तो नहीं है भाई। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है ना, नाम मात्र का राजतंत्र है भाई, हमारे देश में तो राजतंत्र है ही नहीं, बात जानते ही हो आप लोग। भारत एक कुलीन तंत्र है ना, कुलीन तंत्र है भैया, है ना। ऐसे कैसे, ऑटोक्रेसी है ना, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। भारत एक संसाधमक प्रजातंत्र है, ले भाई कितना प्यारा सा वर्ड लिखा है ये देखो, भारत एक संसाधमक प्रजातंत्र है, मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में है ना। संसदीय व्यवस्था है, प्रजातंत्र संसद वाली व्यवस्था है, जहां पे हमारे देश में पार्लियामेंट है, हाउस है, लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, है कि नहीं। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, यही बात कह रहा है। इस लाइन में सही बताना था, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य कहां पर है, ठीक है। तो प्रियम्बल खत्म हो चुका है, अब हम लोग प्रियम्बल के बाद डीपीएसपी वाले टॉपिक में बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये लास्ट एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद 95 क्वेश्चन तक आज, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या लिखा है भाई, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, मतलब अधिकतर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतर लोगों का, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे है कमजोर वर्ग को, ठीक है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर तबका है, उनको आगे बढ़ाने का बेसिकली काम होता है यहाँ पे। भारतीय संविधान कैसा है, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और इस क्वेश्चन के आगे से हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं, इसका कमेंट में उत्तर जरूर करिएगा अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो। क्या सवाल क्या है, मुझे बताइए, मैं दो नाम लिख रहा हूं, एक नाम है महात्मा गांधी, चलिए ऑप्शन दे दे रहा हूं, यह है महात्मा गांधी, एक नाम है जेपी नारायण, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और एक नाम मैं लिख रहा हूं तेज बहादुर सप्रू का, तेज बहादुर सप्रू। ये तीन नाम मैंने लिखे हैं, एबीसी। आपको बताना है, क्वेश्चन मेरा ये है, आपको बताना है फ्रेंड, कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, इनमें से कौन, ये तीनों में से कौन संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये तीनों नहीं थे या कोई एक नहीं था, कौन नहीं था, वो आप ऑप्शन में मुझे कमेंट में आप मुझे लिख करके बता दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, बताइएगा मुझे कमेंट करके। मिलेंगे अगली क्लास में, सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बता देना, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताइएगा, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, या कोई टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए, कोई भी, तो आप मुझे बताइएगा। ये सीरीज चलती रहेगी तब तक जब तक आपका परीक्षा ना हो जाए, यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। यूपी पुलिस मतलब चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, ठीक है। क्लास को जरूर से जरूर प्यार देना, सपोर्ट देना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अगर आपको क्लास पसंद आए तो। क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।